नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में सिर्फ अनिश्चितता ही निश्चित होती है। महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत इस पर एक बार और सत्यता की मुहर लगाती है। महाराष्ट्र में एक ऐसी सियासत का सूरज उगा है जिसका रथ तीन विपरीत विचारधाराओं के घोड़े खींच रहे हैं। सरकार के भविष्य को लेकर कई किंतु परंतु हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के सामने है, जिसका सबसे पुराना साथी अब विपक्ष की तरफ से रस्सी खींच रहा है। जो महाराष्ट्र में हुआ, क्या वो बीजेपी के लिए मंथन का संकेत है? क्योंकि जनवरी 2019 में कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में मोदी वर्सेस ऑल के दूसरे अध्याय की तस्वीर नजर आई है। ये मोदी वर्सेस ऑल 2.0 है, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी है, दूसरी तरफ वो गठबंधन जहां विरोधियों के खेमे में पुराने दोस्त भी छिटक छिटक कर जा रहे हैं। अगर बीजेपी के मन में कोई खोट नहीं थी तो शिवसेना के साथ सरकार बनानी चाहिए था। हमने रोका था। जो बात तय हुई थी चुनाव से पहले, वो अगर मान जाते तो दो पार्टी की सरकार बनती। कि अमित भाई से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने उनको यही कहा कि मैं एक ना एक दिन शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये मेरा वचन मेरे पिताजी को मैंने दिया हुआ है। अगर आपके साथ आकर वो बन सकते तो आपके साथ, नहीं तो आपके बिना। एनडीए में साथियों को बैठाने का कोई मैकेनिज्म बिल्डअप होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ होता तो ये सभी एनडीए घटक दलों के बीच में होता, तो ना तो शिवसेना अलग जाती और शायद ना आजसू अलग जाती। विपक्षी एकता की पहली तस्वीर 2019 के आम चुनावों से पहले दिखी थी। दूसरी तस्वीर अब नजर आ रही है। पहली तस्वीर के बावजूद केंद्र में बीजेपी की दमदार वापसी हुई थी। लेकिन दूसरी तस्वीर राज्यों में सिमटती सत्ता की हकीकत है। हाँ, ये सच है कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी भी बीजेपी है और जीत भी एनडीए की ही हुई थी, लेकिन सरकार न बनने से रुतबे का रंग तो उड़ा ही है। निष्ठाओं ने तेजी से पाला बदला है, दशकों के रिश्ते पलों में पलटे हैं। सत्ता भी गई, साथी भी गया, संबंध भी गया। बीजेपीचा ऑप्शन मीने खत्म केलेला आहे, ये बीजेपीने किया है। मैंने तो पहले लोकसभा के पहले भी मैं आलेख जान रहा था, बीजेपी सामने से आई, मैंने भी उनके भावना का आदर किया, सम्मान किया, और तब पूरे देश में एक ऐसा माहौल था कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 200, 210, 220 सीटें आएगी। और उस अंधेरे में मैं उनके साथ गया था, तो बीजेपी ने मेरे साथ आने का, या जो युति थी वो ऑप्शन उन्होंने खत्म हुआ होगा तो उन्होंने खत्म किया है। जो बात उस वक्त तय हुई थी, अमल करो, यही मेरी मांग थी। लेकिन परसों के दिन जैसे मैंने कहा कि चंद्रकांत दादाजी ने कहा कि वो तो सरकार नहीं बनाना चाहते और हमें शुभकामनाएं दी थी आघाड़ी के साथ जाने के लिए, तो उनकी भावना का आदर करना चाहिए। पीछे छूट गए मोदी शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी के सामने मानचित्र में सिकुड़ते एनडीए साम्राज्य की ये तस्वीर। मगर हमने तो नहीं करा है, हम तो तैयार थे शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए, मगर शिवसेना की कुछ चीजें ऐसी थी जो हम मान नहीं सकते हैं। पहले से था, सार्वजनिक प्रचार में मैंने कम से कम 100 बार कहा, प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा, और स्वयं देवेंद्र फडणवीस ने कई बार कहा कि अगर हमारी युति की सरकार आती है, बहुमत आता है, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। सही कहा अमित शाह ने। बीजेपी ने साथी को नहीं छोड़ा, साथी ही साथ छोड़कर गए। पर सियासत में इसका महत्व क्या है? क्योंकि मसला तो ये है कि अब साथ कौन कौन है। झारखंड चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद शिवसेना ने दूसरों का हाथ थाम लिया। बिहार में भी जेडीयू से रिश्ता सहज नहीं है।
साथ ही आते जाते रहते हैं। सत्ता की तस्वीर राजनीति के मानचित्र पर बदलती रहती है। मौजूदा समय में अगर सिर्फ बीजेपी की देश में उपस्थिति पर नजर डाली जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। सत्ता के समीकरण बदलते रहते हैं, साथी आते जाते रहते हैं, गठबंधन बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का उदाहरण राजनीति का एक ऐसा तीव्र मोड़ है जहां जीत से ज्यादा चर्चा मोदी शाह की रणनीति को हराने की है। बातों से बातें निकली तो संकेत मोदी वर्सेस ऑल का ही निकला। गोवा में एक नई राजनीति जैसे महाराष्ट्र में हुई है, नया फ्रंट बन रहा है। महाराष्ट्र में हम पर उंगली दिखाते हैं कि हम कांग्रेस के साथ गए, हम एनसीपी के साथ गए, लेकिन कांग्रेस के वो सभी लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के और भी घिनौने आरोप थे, उनके साथ सरकार बनाई। यार गोवा की जनता को पसंद नहीं है, इसलिए आज विजय सरदेसाई जी, एक्स डिप्टी सीएम और गोवा फॉरवर्ड के प्रेसिडेंट आज शिवसेना के साथ आए हैं और हम गोवा में जाकर उनके साथ एक फ्रंट बना रहे हैं और जल्दी ही गोवा में भी एक चमत्कार आपको दिखाई देगा। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सत्ता के उत्सव में उल्लास होता है और अगर पहली बार कोई बड़ा प्रयोग कामयाब होता है तो दोगुना होता है। लेकिन महाराष्ट्र की महायुति के नेताओं की घोषणा दिल्ली कूच की जब दिखती है तो ये सवाल अपने आप खड़ा होता है कि क्या महाराष्ट्र की प्रयोगशाला से निकला फॉर्मूला विपक्ष पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर रहा है। नहीं, महाराष्ट्र एक प्रगतिशील देश हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। महाराष्ट्र में देश महाराष्ट्र को देखता है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, लेकिन 5 साल में देख रहे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है जो महाराष्ट्र में हो नहीं पा रही थी। हालांकि विपक्षी एकता की एक तस्वीर ये भी है कि विपक्षी मोर्चों के संयोजक की भूमिका निभाने वाले केजरीवाल और ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के इस महाप्रयोग से एक निश्चित दूरी बनाए रखने का निर्णय लिया। ये आने वाले दिनों में दिल्ली और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लिया गया फैसला हो सकता है, लेकिन इससे मोदी शाह नेतृत्व की मुश्किलें कम नहीं हो जाती। एनडीए के सबसे पुराने साथियों में से एक रही शिवसेना प्रतिद्वंद्वी के खेमे में खड़ी ताल ठोक रही है। एका गोष्टीचं मला थोडंसं त्याला मी खेद वगैरे नाही म्हणत, पण आश्चर्य याच गोष्टीचं वाटतं की 30 वर्ष ज्यांच्यासोबत आम्ही मैत्री ठेवली त्या मित्रांनी विश्वास नाही ठेवला, पण ज्यांच्याशी 30 वर्ष सामना केला ते राजकीय विरोधक माझ्या नेतृत्वावरती विश्वास ठेवतात। सियासत में सरकार कैसे बनी से बड़ा सवाल ये होता है कि सरकार किसकी बनी। 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही शिवसेना से खटपट चलती रही थी, लेकिन उसे सुलझाने की जगह बहलाने की ही कोशिशें चली। बाला साहब आज नहीं है, पर उद्धव जी के भी नेतृत्व में मुझे लगता है कि छोटी मोटी बातों को हम बैठकर सुलझा है। हिंदुत्व के लिए हमारी अलायंस बनी थी। आज भी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। आज भी अनेक जगह आतंकवादी आगे आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हिंदुत्व ये राष्ट्रवाद का विचार है और शिवसेना और हमने विचारों के आधार पर काम किया, अलायंस बनी थी उस समय। मुझे लगता है वो विचारों में तो मतभिन्नता है नहीं है, तो हमने बड़ा दिल करके दोनों पार्टियों ने मिलकर साथ चलना, इसमें देश का भी हित है और बीजेपी शिवसेना का भी हित है। राज्यों में काबिज दलों के हिसाब से ये दिसंबर 2017 का नक्शा है और ये नवंबर 2019 का नक्शा। महाराष्ट्र जैसा बड़ा और आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण राज्य बीजेपी के हाथ से चला गया। इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का 15-15 साल पुराना शासन चला गया। कर्नाटक में भी बहुत नाटक के बाद बीजेपी की सरकार बनी। और राज्य भर देखें तो भारत के नक्शे में जो परिवर्तन आया है उसके अनुसार 2017 में जो बीजेपी भारत के 71% भूभाग पर राज कर रही थी वो 2019 में 40% पर रह गई है। दो 288 विधायकों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 145 बहुमत का आंकड़ा होता है।
बीजेपी 150 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि शिवसेना 124 सीटों पर लड़ी। बीजेपी ने 105 सीटें जीती, शिवसेना ने 56। मैं इतना ही कहूंगा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। हम चाहते हैं, ये हमारी विश है, हमारी इच्छा है, सबकी जनता की इच्छा है कि राज्य के सरकार का नेतृत्व उद्धव ठाकरे जी करे, ये हमारी इच्छा है। शिवसेना बीजेपी गठबंधन मुख्यमंत्री पद को लेकर टूटा तो सत्ता का खेल खुल गया। जो शिवसेना 3 दशकों से साथ थी, वो शिवसेना कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के साथ चली गई। बीजेपी सबसे बड़ा दल होने के बावजूद विपक्ष में बैठने को मजबूर है। दुर्दैव से नंबर गेम इस प्रकार का है कि जिसमें हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है, ये देखते हुए शिवसेना ने पहले दिन से ही बार्गेनिंग शुरू की और घोषणा की, हम भले ही महायुति में चुनकर आए हो, किंतु हम सभी पार्टियों से बात करेंगे और हमको जहां मुख्यमंत्री मिलेगा वहां पर हम उनके साथ जाएंगे। कांग्रेस एनसीपी के लिए जितनी वैचारिक मतभेद वाली पार्टी बीजेपी है, उससे कहीं ज्यादा शिवसेना थी। शिवसेना का वर्तमान और अतीत बीजेपी के मुकाबले ज्यादा आक्रामक रहा है। ऐसे में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन ने शिवसेना को गले लगाया तो वजह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है। यानी जब विचारधाराओं पर सत्ता के समीकरण भारी पड़े, तब बीजेपी के पक्ष में खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद सिर्फ बीजेपी के खिलाफ अंत तक एकजुट रहे। बात सिर्फ एक प्रदेश में सत्ता से बाहर रखने के लिए बनाई गई रणनीति की होती, तब भी बीजेपी के लिए गनीमत होती। लेकिन शपथ ग्रहण की ये तस्वीर भविष्य की राजनीति की तरफ इशारा है, जहां एक तरफ मोदी शाह की बीजेपी है और दूसरी तरफ विपक्ष की अभेद्य घेराबंदी। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, जय कुसुम राजाराम पाटील। मोदी 2.0 में महाराष्ट्र मोदी वर्सेस ऑल का पहला मंच माना जाए तो अगला मंच झारखंड में तैयार हो रहा है। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र एनडीए के लिए अप्रत्याशित है तो झारखंड में एनडीए की स्थिति और भी चिंताजनक है। महाराष्ट्र में एनडीए चुनावों के नतीजे आने के बाद टूटा था, लेकिन झारखंड में तो चुनावों से पहले ही मोदी वर्सेस ऑल की स्थिति है। एनडीए के साथ ही झारखंड में बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोले हुए हैं। झारखंड के रण में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि उसे मालूम है कि मुकाबला आसान नहीं। एक तरफ बीजेपी अकेली है, दूसरी तरफ बाकी सब, और इन बाकी सब में वो भी शामिल हैं जो एनडीए का हिस्सा है। हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे और लोक जनशक्ति पार्टी लगभग 50 सीटों पर अब अकेले चुनाव लड़ने जा रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदर्शन जिन तमाम सीटों पर हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हम लोग का प्रदर्शन अच्छा रहे। जहां पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो हम लोग 5 साल से तैयारी करते हैं, वहां पार्टी के लोगों को इस बार मौका मिल रहा है, जहां पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। कुछ जगहों पर जो हमारे विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं, पूरे राज्य के आवाम के इस विचारधारा और भावना के साथ चलना चाहते हैं, वो लोग इसमें आ रहे हैं। तो सभी चीजों पर मूल्यांकन चल रहा है, समय है, अभी हम लोग विचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरे देश में अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश से देखा जाए, महाराष्ट्र से देखा जाए और अब झारखंड में देखा जाए, तो जहां जहां एनडीए था वो एनडीए बिखरते हुए नजर आ रहा है। झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के सामने लड़ाई के कई मोर्चे खुले हुए हैं। एक मोर्चा है कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी महागठबंधन का। दूसरा मोर्चा है एलजेपी से मिलने वाली चुनौती का। तीसरा मोर्चा है जेडीयू का। चौथा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का। आजसू झारखंड में बीजेपी के साथ करीब 19 साल से जुड़ी थी, लेकिन अब अलग होकर चुनाव लड़ रही है। एलजेपी केंद्र में और बिहार में एनडीए का हिस्सा है, लेकिन कम से कम 50 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ लड़ने का दावा कर चुकी है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार कड़वाहट तो थी, वो प्रकट नहीं होती थी। खास करके शिवसेना जितना हमला करती थी,
और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये तो हर जगह रही है और कांग्रेस की भी रहती थी कि हमारी ताकत इतनी बढ़ जाए कि वो हम पर निर्भर हो। जब उनको ज़रूरत थी, इसमें कोई शक नहीं कि जनसंघ और कांग्रेस के मुकाबले में शिवसेना कहती जरूर है कि हम सत्ता में आए महाराष्ट्र में, इसलिए शिवसेना ऐसा नहीं है कि बड़ा महाराष्ट्र में जन जन के बीच में लोकप्रिय थी। जनसंघ और संघ कहना चाहिए, उसकी जड़ें जरूर रही और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से वो इस चुनाव में भी उसकी रणनीति तो यही थी कि शिवसेना उस पर निर्भर रहेगी, जाएगी कहाँ, चूंकि विचारों से वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। सवाल ये उठता है कि एनडीए के छोटे बड़े सहयोगी दलों के साथ मन का न मिल पाना या आपसी तालमेल न बैठ पाना बीजेपी की रणनीतिक कमी है या चुनाव बाद की किसी रणनीति का हिस्सा। 3 पार्टियां एक साथ चर्चा करते करते 10 दिन से ज्यादा समय निकल गया, लेकिन ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अपना तय नहीं कर पाए। इसका कारण यह था कि इनका कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम एक ही था, भारतीय जनता पार्टी को हटाना और सत्ता पाना, और इसलिए ये सारे लोग एकत्रित आकर, जिनकी वैचारिक भूमिका भी एक दूसरे से नहीं मेल खाती। यहाँ एक बार फिर महाराष्ट्र का उल्लेख जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब वहां साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर एनडीए से शिवसेना अलग हो गई। झारखंड में तो पहले से ही सब अलग अलग लड़ रहे हैं। चुनाव बाद ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र जैसी ही तस्वीर वहां भी नजर आए, यानी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष की एकजुटता। गांव गांव में बिजली पहुंच रही है। बदलते हुए हालात में अब यहां रोजगार के नए साधन तैयार हो रहे हैं। नई बसें, ट्रक, टेम्पो के माध्यम से तो रोजगार मिल ही रहा है। अब यहां एक नया स्टील प्लांट भी जल्द ही तैयार होने वाला है। इतना ही नहीं, यहां से जो बॉक्साइट निकल रहा है उसका बड़ा हिस्सा यहीं के विकास में लगे, इसका भी प्रावधान पहली बार भाजपा की सरकार ने ही किया है। झारखंड बीजेपी के लिए परीक्षा तो है ही, एनडीए के लिए भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि चुनाव बाद झारखंड की जो तस्वीर बनेगी वो केंद्र की मोदी सरकार पर भी असर डाल सकती है। ये ठीक है कि केंद्र में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत प्राप्त है, लेकिन कई नीतिगत फैसलों पर समर्थन के समय सहयोगी दलों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लालू प्रसाद यादव ने कभी रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा था, क्योंकि वो भांप लेते हैं कि सियासी हवा का रुख क्या है और जीतने वाले के साथ चले जाते हैं। झारखंड में रामविलास पासवान बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, हालांकि चुनाव अकेले ही लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के बहाने मोदी 2.0 में मोदी वर्सेस ऑल की एक तस्वीर तो दिखी, लेकिन गठबंधन के शपथ ग्रहण समारोह से जिस तरह कई बड़े विपक्षी चेहरों ने दूरी बनाए रखी, उससे मोदी वर्सेस ऑल की परिकल्पना में ऑल इज वेल नहीं लग रहा। लेकिन जैसे जैसे केंद्र में बीजेपी के साल बढ़ेंगे, दुश्मन तो क्या, दोस्तों से भी तकरार बढ़ेगी। इससे बचने के लिए जरूरी संतुलन बनाना उतना भी आसान नहीं है। केवळ फक्त 5 वर्षासाठी त्यांच्या खुर्च्या उभवण्यासाठी एकत्र आले नाहीये, तर 5चा पाडा आम्ही होतो। 5 × 5 × 10 त्याच्यानंतर 15, 20, 25, 30 वर्ष। देश भर में माहौल तैयार होगा कि भूल जाओ, हिटलर को हराना है। दूसरे महायुद्ध में जब चर्चिल के ऊपर बॉम्बिंग हुआ तो स्टालिन थोड़ा शांत बैठा था, लेकिन जब स्टालिन के ऊपर बॉम्बिंग हुआ लोग रास्ते पे उतरे, लेकिन चर्चिल और रूजवेल्ट दोनों उसकी मदद के लिए गए और तीनों ने एक निर्णय लिया कि जब भी दुनिया में फैसिज्म ऊपर आएगा तब सब भूल जाओ, हमको एक होके पहले फैसिज्म को हराना होगा। ये दावे महाराष्ट्र में मोदी वर्सेस ऑल के नए सिपाहियों के हैं। कलेक्टिव लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी बोलता है उसका लीडर कौन होगा, अरे हमारा इतना लीडर है, लीडर नहीं है। आपका पार्टी लीडरलेस हो गया है, इसके लिए आपका एक ही प्रेसिडेंट और एक ही प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन हमारा जो गठबंधन है इसमें ऑल आर लीडर, एवरीबॉडी इज द लीडर, एवरीबॉडी इज द वर्कर, एवरीबॉडी इज द ऑर्गेनाइजर। 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। 2019 का चुनाव मोदी और अमित शाह को भगाने का चुनाव है। जिन्होंने जनता को धोखा दिया, जिन्होंने छल किया,
जिन्होंने साजिश की, षड्यंत्र किया, समाज में नफरत फैलाई, उसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी पर हो तो वो बता दें कि आप पर दूसरा नाम कौन सा है। और ये दावे लोकसभा चुनाव से पहले बने मोदी वर्सेस ऑल मोर्चे के थे। लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तिनका विपक्ष जुटा और लोकसभा चुनावों से पहले ही बिखर गया। महाराष्ट्र में नई तस्वीर बनी है। हालांकि शपथ ग्रहण के मंच से कई नामों के नदारद रहने से ये अधूरी सी है। मोदी वर्सेस ऑल के इस नए अध्याय में नया ये है कि विरोधी खेमे में दोस्त भी जा रहे हैं। जिन नेताओं को देश की चिंता नहीं है, उनको तो जो एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं थे, चौकीदार को दूर से ही देख करके ऐसे घबरा जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं। उनको लगता है हमारा जो होगा होगा, हिसाब किताब बाद में देख लेंगे, पहले ये चौकीदार को निकालो। ये 3 तस्वीरें नहीं बल्कि 3 स्थितियां हैं। तकरार में भी मोदी, इजहार में भी मोदी, इनकार में भी मोदी। जनता की हार है। क्यों लगता है कि उन्होंने गठबंधन किया था, वो गठबंधन पे रुके नहीं। अभी उनकी जो बातें हैं वो तो हमें पता नहीं है। फिर शिवसेना भी बीजेपी के दम पे आई है, न कि वो अपने बलबूते पे आई है। दे गॉट बिकॉज ऑफ बीजेपी, और वो अपना जो वादा था हिंदुत्व का वो भूल चुके हैं। बिकॉज हमने इसलिए वोट किया था सोच के कि बीजेपी और उनका गठबंधन है एंड दे हैव लेट द बीजेपी डाउन। पण उन्होंने बोला था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद दे देंगे। उन्होंने उद्धव साहब को झूठा ठहराया, इसके लिए वो उन्होंने जो किया तो ठीक किया ना। ये पार्टी की तरफ से जनता के साथ धोखा है। जाते तो बीजेपी के साथ जाते, वो देश हित में भी होता और राज्य हित में भी होता, वो सबसे अच्छा होता। वो अगर इनके साथ किया है उन्होंने समझौता तो जनता के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उद्धव ठाकरे आज तक जो भी बोलते आए हैं महाराष्ट्र में तो वो जनता के खातिर ही बोलते हैं। मोदी वर्सेस ऑल कहिए या एनडीए का बिखराव कहिए, सबसे ताजा तस्वीर महाराष्ट्र की ही है। बहुमत के आंकड़े के मामले में बीजेपी मात खा गई। उससे भी बड़ा धक्का एनडीए के सबसे पुराने साथी के जाने का रहा। लेकिन क्या इसे एनडीए की कमजोरी माना जाएगा या सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौते की नई मिसाल? इसे लेकर राय अलग अलग है। नमस्कार। बीजेपी शिवसेना एक समझौते के तहत 150 और 124 सीटों पर चुनाव लड़े थे। ये एनडीए का गठबंधन था और नरेंद्र मोदी इसका प्रमुख चेहरा थे। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, महाराष्ट्र में एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनने जा रही है। चुनाव बाद शिवसेना ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर एनडीए से पल्ला झाड़ लिया। बीजेपी का दर्द यही है कि गठबंधन धर्म के तहत सीटें भी खोई और साथी भी। पहले से था, सार्वजनिक प्रचार में मैंने कम से कम 100 बार कहा, प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा और स्वयं देवेंद्र फडणवीस ने कई बार कहा कि अगर हमारी युति की सरकार आती है, बहुमत आता है, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। बीजेपी को हराने के लिए बनाए गए अधिकतर मोर्चों से जब ये सवाल पूछा जाता है कि एजेंडा क्या है, तो जवाब मोदी विरोध की सीमाओं तक सीमित रहता है। ये तो सच है कि अक्सर एनडीए से निकलकर कोई न कोई घटक दल हर बार विपक्षी मंच पर पहुंचा और एनडीए के खिलाफ ही ताल ठोकी। लेकिन बीजेपी के लिए राहत यह है कि अगर साथी छिटकते हैं तो नए साथी जुड़ भी जाते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। महाराष्ट्र में साथी खोया तो हरियाणा में नया दोस्त मिला और बीजेपी की सरकार राज्य में दोबारा बन गई। चुनाव से पहले जेजेपी और बीजेपी एक दूसरे के साथी नहीं थे, लेकिन चुनाव बाद जब सरकार बनाने के लिए साथ की जरूरत पड़ी तो दोनों दल एक प्लेटफॉर्म पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत साथ खड़े हो गए।
सरकार मजबूती से हरियाणा प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाते हुए 5 साल धड़ल्ले से चले। महाराष्ट्र में जो हुआ है उसकी तुलना 2018 में हुए कर्नाटक के नाटक से भी कुछ लोग कर रहे हैं। तब भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, हालांकि बहुमत से कुछ दूर। तब कांग्रेस ने अपने से कम सीटों वाली जेडीएस को समर्थन देकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। हालांकि सरकार 1 साल भी नहीं चल पाई और आपसी कलह के चलते गिर गई। बीजेपी अभी कर्नाटक में सत्ता में है और कर्नाटक में इस समय की स्थिति यह है कि जेडीएस के कुमारस्वामी बार-बार बीजेपी के सामने ये पेशकश रख रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो साथ देने को तैयार है। ये वही कुमारस्वामी है जिनके शपथ ग्रहण के दौरान मोदी वर्सेस ऑल का मंच लोकसभा चुनावों से पहले एक बार सजा था। विपक्षी एकता में नए साथी जुड़ते हैं, पुराने अलग होते हैं। एनडीए में नए साथी जुड़ते, पुराने अलग होते हैं। सवाल अगर उठ रहे हैं तो पुराने साथी के छूटने पर, विचारधारा वाली पार्टियों के टूटने पर। कभी खट्टे तो कभी मीठे, कभी दरार तो कभी तकरार, लेकिन बात रिश्तों की है तो बीजेपी ने बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार को ही घोषित किया। हमने स्पष्ट किया है, हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। 2020 का चुनाव श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए लड़ेगा और एनडीए पर यहाँ पर विजयी होगा। लेकिन इसके बावजूद जेडीयू इस समय भी झारखंड में बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। सालों के बीजेपी जेडीयू साथ में एक बार ऐसा भी दौर आया जब जेडीयू एनडीए को छोड़कर 2014 चुनाव से पहले विपक्ष के खेमे में खड़ा हो गया था और बिहार में सरकार बनाई थी, लेकिन जल्द ही जेडीयू की एनडीए में वापसी हो गई। 2014 लोकसभा चुनावों के दौरान जब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे, तब बीजेपी ने कुल 40 में से 22 सीटें जीती थी। बीजेपी सिर्फ 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि जेडीयू 38 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने फिर भी जेडीयू को 17-17 के अनुपात में बराबर की सीटें दी। बीजेपी ने अपनी 17 की 17 सीटें जीती, जबकि जेडीयू ने 17 में से 16 सीटें जीती। एनडीए की साथी लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और वो सभी सीटें जीती। इन चुनावों में भी चेहरा नरेंद्र मोदी थे और पूरा चुनाव उनके नाम पर ही लड़ा गया था। जेडीयू और एलजेपी आज झारखंड में बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, जबकि विधानसभा चुनावों से काफी पहले बीजेपी ने यह ऐलान कर दिया था कि एनडीए का चेहरा बिहार में नीतीश कुमार ही रहेंगे। मोदी जी उस दुल्हन की तरह है जो रोटी कम बेलती है और चूड़ियां ज्यादा खनकाती है, ताकि मोहल्ले वालों को ये पता चले कि वो काम कर रहे हैं। पंजाब में बीजेपी ने सिद्धू की बगावत को तो मंजूर किया, लेकिन अकालियों का साथ छोड़ना मंजूर नहीं किया था। गठबंधन धर्म निभाने की सूरत ये भी है कि पंजाब में बीजेपी ने कभी विस्तार करने की कोशिश नहीं की और अकाली दल के पीछे खड़ा होना स्वीकार किया। 2014 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने कुल 13 सीटों में से अकाली दल को 10 सीटें दी थी और खुद 3 सीटों पर लड़ी, जिनमें से 2 पर वो विजयी रही। अकाली 10 में से 4 सीटें जीत सकी। 2019 में भी बीजेपी ने खुद 3 सीटों पर लड़ना मंजूर किया, जबकि अकाली दल को 10 सीटें दी। बीजेपी 3 में से फिर 2 सीटें जीत गई, जबकि अकाली 2 पर सिमट कर रह गए। मोदी साहब तो पक्के बन गए ते मोदी साहब मैं तुहानूं आई क्या एक तगड़े प्रधानमंत्री है, तगड़े प्रधानमंत्री तो दुश्मन डरदा ही हुंदा। एनडीए की एक और तस्वीर आरपीआई के रामदास अठावले के तौर पर दिखती है। अठावले केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, जबकि लोकसभा में उनकी एक भी सीट नहीं। राज्यसभा में वो अपनी पार्टी की तरफ से अकेले सांसद हैं और वो भी एनडीए के कोटे से। सियासत में साथी पार्टियों की हैसियत और ताकत का भी बड़ा महत्व होता है। छोटे छोटे दलों से गिनती बनती है, पर सत्ता कायम रखने के लिए आंकड़े चाहिए होते हैं। केंद्र में बीजेपी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्यों का सिमटता स्वरूप चिंता का सबब हो सकता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब भारी बहुमत के साथ सरकार में आई थी, तो संसद के सेंट्रल हॉल से खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ देने वाले और साथ न देने वाले दोनों का ही बराबरी से शुक्रिया अदा किया था।
लेकिन आज 2019 में सूरत कुछ और है। जो खिलाफ हैं वो तो दूर हैं ही, जो साथ थे वो भी दूर होते जा रहे हैं। देश आजाद हुआ तब से जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से देश की सेवा करने का प्रयास किया है, अपने अपने तरीके से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और अधिक अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे। हम भी देश को कुछ देकर के जाएं, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप हम कुछ करके जाएं। आपने सर्वसम्मति से 2014 में बीजेपी ने अपने दम पर 272 का जादुई आंकड़ा पार किया था, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों के समर्थन के साथ एनडीए की सरकार बनाई थी। लेकिन बीते 5 सालों में एनडीए के कई साथी छूटे तो वहीं जेडीयू जैसे महत्वपूर्ण साथी दोबारा साथ जुड़े भी। 2014 में 28 पार्टियों वाली एनडीए में से सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई की नेतृत्व वाली हरियाणा जनहित कांग्रेस ने किनारा किया। उसी साल तमिलनाडु में एमडीएमके भी बीजेपी का साथ छोड़कर अलग हो गई। 2016 में एनडीए के 3 साथी और कम हुए, जिनमें से 2 केरल जनपक्षम और केरल कांग्रेस नेशनलिस्ट का बीजेपी में ही विलय हो गया। 2017 में मिजोरम में मार्लैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट का बीजेपी में विलय हुआ तो महाराष्ट्र में स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने एनडीए गठबंधन से नजरें फेर ली। 2018 में आंध्र के स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर तेलुगु देशम से अनबन हुई तो कश्मीर में पीडीपी से खुद बीजेपी ने रिश्ता तोड़ लिया। 2019 में 7 और साथियों ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, जिसमें सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा जब मुख्यमंत्री के मुद्दे पर शिवसेना ने ही बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन कर लिया। हालांकि इन कई साथियों के एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद कई दूसरे और महत्वपूर्ण साथी बीजेपी के साथ जुड़े भी। 28 पार्टियों के साथ 2014 के चुनाव में परचम बुलंद करने वाली बीजेपी के पास नवंबर 2019 तक 23 सहयोगी बचे हैं। मोदी वर्सेस ऑल का मोर्चा चुनाव से इतर देश की राजनीति की तस्वीर है। हर चुनाव से पहले और बाद ये बदलेगा, कुछ नए जुड़ेंगे, कुछ पुराने घटेंगे, लेकिन इतना साफ है कि गठबंधन के इस युग में हर एक फ्रेंड जरूरी होता है।